In the previous video, we discussed integration and some of its properties. In today's video, we'll be discussing the graphical interpretation of integration and we'll be discussing definite integration. The integration that we discussed in the previous video is called indefinite integration. Why it is called so, we'll discuss further in the video. Now let us look at the graphical interpretation of integration. Look at this curve over here. हमारे पास एक कर्व है यहाँ पर and you have been asked to calculate the area enclosed by this curve with the x-axis between the points A and B. ये जो कर्व है x-axis और इस कर्व के बीच में जो एरिया है between A and B वो आपको कैलकुलेट करना है. अब इस तरह के टेढ़े मेढ़े फिगर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिससे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकें. तो हम क्या कर सकते हैं इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं. हर रेक्टेंगल की विड्थ हम डेल्टा एक्स ले लेंगे. डेल्टा एक्स विड्थ के रेक्टेंगल्स में इस पूरे कर्व को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो ये सारे रेक्टेंगल्स बन गए हमारे पास. ये देखिए तो ये रेक्टेंगल्स हमारे पास बन गए और अगर हम रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके इन सबको सम कर देते हैं तो हमारे पास इस कर्व का एक अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर को A से B के बीच में हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया और हर रेक्टेंगल की विड्थ डेल्टा x है. ये डेल्टा x फिर ये डेल्टा x फिर ये डेल्टा x फिर ये डेल्टा x A से लेकर B तक हमने ऐसा किया. तो अगर मैं इन सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम कर दूं तो मेरे पास इस फिगर द्वारा x एक्सिस के बीच में जो एरिया इंक्लोज किया गया है वो आ जाएगा. लेकिन वो एरिया अप्रोक्सीमेट होगा क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा एरिया है जो रेक्टेंगल्स में डिवाइड होने के बाद भी वो रह गया है, वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा एक्स की चूज कर लें तो इस पूरे फिगर को डेल्टा एक्स विड्थ के रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने के बाद भी कुछ एरिया रह जाएगा. उस एरिया को हम इस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ये वाला एरिया जो है काफी सारा एरिया ऐसा है जो कि बच जाएगा अगर हम डेल्टा एक्स विड्थ के रेक्टेंगल्स में इस पूरे फिगर को डिवाइड करते हैं. यानी कि ये जो एरिया आएगा रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करके वो एक अप्रोक्सीमेट एरिया होगा, वो एग्जैक्ट एरिया नहीं होगा. लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं इस डेल्टा एक्स विड्थ को कम कर दूं यानी कि जो रेक्टेंगल्स हमने बनाए हैं इनकी विड्थ को और कम कर दें और छोटा कर दें तो जाहिर सी बात है कि हमको रेक्टेंगल्स बढ़ाने पड़ जाएंगे इस एरिया को कवर करने के लिए. लेकिन अगर मैं डेल्टा एक्स को कम कर देता हूं और ज्यादा रेक्टेंगल्स यूज करता हूं तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो एरिया एक्स्ट्रा रह गया है ये भी कम हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेल्टा एक्स को यानी रेक्टेंगल्स की विड्थ को कम करता चला जाऊं तो ये एरिया और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा इस फिगर के एरिया के जो कि हमको चाहिए. यानी कि अगर मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा ले लूं यानी कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ले लूं जो कि dx होता है तो जो एरिया आएगा वो एक्यूरेट एरिया आ जाएगा. मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं इस डेल्टा एक्स को जो कि मैंने रेक्टेंगल की विड्थ ली थी इसको अगर मैं और छोटा करता चला जाऊं तो रेक्टेंगल्स के एरिया का जो सम आ रहा था वो और ज्यादा क्लोज हो जाएगा हमारे रिक्वायर्ड एरिया के. यानी कि अगर डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा ले लूं यानी कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 व्हिच इज आल्सो नोन एज dx तो जो एरिया आएगा वो एरिया एग्जैक्टली जो हमको एरिया चाहिए यानी कि A से B के बीच में इस फिगर द्वारा x एक्सिस पर इनक्लोज्ड एरिया वो आ जाएगा. तो अगर मैं डेल्टा x को बहुत छोटा ले लूं तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो एक्यूरेटली वही एरिया होगा जो मुझे चाहिए. यानी कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस फिगर विद द x एक्सिस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं कि वो एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from A to B. अब
प्रीवियस वीडियो से आप इस बात से अवेयर होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन जो नई चीज है यहाँ पर वो है ये a और b। सो दिस a एंड b आर नोन एज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमको ये बता रहे हैं कि एरिया हमको कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है। a से b तक हमको एरिया कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने लिमिट्स रखी a और b। a को हम कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस integration where we have two limits, a lower limit and an upper limit, this type of integration is called definite integration। अब तक जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, उसमें ये लिमिट्स नहीं थी, a और b नहीं थी, हमको सिर्फ दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ f x dx। इस तरह की एक चीज हमारे पास थी। अब हमारे पास दो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, अपर एंड लोअर लिमिट। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब ये लिमिट्स नहीं दे रखी होती हैं उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये लिमिट्स को किस तरह से हम यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये एरिया जो आएगा आपके पास वो इस तरह से कैलकुलेट होगा कि जो भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उस एरिया को पॉजिटिव काउंट किया जाएगा और जो भी एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको नेगेटिव काउंट किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि ये फिगर है, इसमें ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव काउंट किया जाएगा, ये एरिया चूंकि एक्स एक्सिस के नीचे है इसको नेगेटिव काउंट किया जाएगा, और फिर से ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव काउंट किया जाएगा। तो अगर आप इस कर्व का एरिया निकालते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए तो वो इसी तरह ये फॉर्मूला इस एरिया को कैलकुलेट करेगा। यानी कि इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस एरिया को नेगेटिव काउंट करेगा और इन एरियाज को पॉजिटिव काउंट करेगा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। सपोज हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स a टू b। तो ये हम कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए ये लिमिट्स ना हो यहां पर, तो हमारे पास सिर्फ ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जिसके फॉर्मूले हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए वो आता है ये एफ एक्स, यहां पर ये एफ कैपिटल एफ है और ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटीग्रेंड में जो एफ है वो स्मॉल एफ है, यहां पर जो इंटीग्रल में एफ है वो कैपिटल एफ है। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस। तो हम इसको लिखते हैं कि ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लिखते हैं इस तरह से। ये लिमिट्स को क्या यूज करते हैं, ये लिमिट्स को किस तरह से हम यूज करते हैं, वो इस तरह से यूज करते हैं। ये भी बड़ा एक स्ट्रेंज सी चीज है। ये होता है किसके बराबर? ये होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर। यानी कि आपके पास जो भी इंटीग्रल आए उसमें आप पहले b रखिए x की जगह पर, माइनस आप x की जगह a रखिए। यानी कि b रखने पर जो वैल्यू आएगी और a रखने पर जो वैल्यू आएगी उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से बेहतर समझा जा सकता है। सपोज करिए हमको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx फ्रॉम 1 to 2। यहां पर लोअर लिमिट हमारी 1 है और अपर लिमिट 2 है। तो 2x² में 2 को बाहर लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 to 2 dx। अब x² को आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही कैलकुलेट कीजिए। तो x² का इंटीग्रल होगा, f की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ये हो जाएगा x³/3। अब ये लिमिट्स हैं हमारे पास 1 से 2 तक। इसको कैसे यूज करेंगे हम? इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर और ऊपर नीचे अपर और लोअर लिमिट्स इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू 2 बाई, इस 3 को बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x³ 2 और यहां 1
अब ये लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि आप पहले ऊपर वाली वैल्यू रखिए माइनस नीचे वाली वैल्यू, यानी 2/3 ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब 8 माइनस नीचे वाली वैल्यू 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 14/3। तो इस तरह से आप इन लिमिट्स को यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह ही सॉल्व करना है। फिर आपको उसमें अपर लिमिट डालकर जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है, माइनस लोअर लिमिट डालकर जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है और सॉल्व करना है। उसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ u क्यूब प्लस u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 du फ्रॉम 1 to 2। तो उसका तरीका आपको मालूम है, सॉल्व इट लाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और 1 और 2 हम बाद में यूज कर लेंगे। तो ये हम अलग अलग लिख सकते हैं, u क्यूब du 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर du 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ u du 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ du 1 to 2। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो u क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि 3+1 4 डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट्स क्या है 1 to 2, तो ये लिमिट्स आप लगा दीजिए इसको 1 प्लस u स्क्वायर का होगा u क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लिमिट्स 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u का होगा u स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 1 to 2, और इंटीग्रेशन du होगा u लिमिट्स 1 to 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/4, और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं अभी अभी बोला है हमने कि पहले आप अपर लिमिट रखिए यहाँ पर, तो अपर लिमिट रखी जाए तो आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होगा 16, माइनस अब लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट यानी कि 1 की पावर 4 होगा 1, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 8 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब 1, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2, अपर लिमिट रखी आ जाएगा 4, लोअर लिमिट रखने पर आ जाएगा 1, प्लस u, तो पहले अपर लिमिट रखिए तो 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/4 प्लस 7/3 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 103 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम हियर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to 2π। इसको ग्राफिकली देखा जाए तो ये इस तरह दिखेगा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, y एक्सिस पर sin x है, यहाँ पर x एक्सिस है, 0 से लेकर 2π तक अगर आप ग्राफ बनाएंगे साइन फंक्शन का तो ग्राफ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना एरिया ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर इनक्लोज कर रहा है उतना ही एरिया ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे इनक्लोज कर रहा है, यानी 0 से π तक एरिया पॉजिटिव है और π से 2π तक एरिया नेगेटिव है। यानी कि अगर आप 0 से 2π तक टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया 0 आना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो 0 से 2π तक पूरा एरिया 0 आना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि क्या ये 0 आता है। तो हम जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, होता है माइनस cos x, और लिमिट से 0 से 2π, 0 से 2π, तो माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2π यानी cos 2π, माइनस लोअर लिमिट 0 तो cos 0, यानी कि माइनस cos 2π होता है 1, माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो ये चीज हो जाएगी 0,
वैसा ही हमको ग्राफ से देखने को मिल रहा है, 0 से 2 पाई तक एरिया 0 आना चाहिए, और ये डेफिनेट इंटीग्रल भी हमको वही रिजल्ट दे रहा है, यानी कि एरिया 0। एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते थे तो जो भी हमारा इंटीग्रल आता था उसके बाद हम प्लस सी करके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां पर हमारे पास लिमिट्स मौजूद हैं वहां पर इस प्लस सी की कोई जरूरत नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद हम उसमें अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट को सॉल्व करने के बाद भी आपको ये सी लगाना पड़ेगा और लोअर लिमिट के बाद भी आपको सी लगाना पड़ेगा। तो चूंकि वो लोअर लिमिट वाला सी माइनस में आएगा इसलिए ये प्लस सी और वो माइनस सी आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इस प्लस सी को लगाने की कोई जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल में। नाउ लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन रूट टी माइनस 12 टी की पावर 3/2 dt फ्रॉम 1 to 4। इसको एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 8 टी की पावर माइनस 1/2 माइनस 12 टी की पावर 3/2 dt। इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट सेम रहेगी 1 to 4, 8 टी की पावर 1/2, 8 बाहर आ जाएगा, टी की पावर माइनस 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 12 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 3/2 dt और लिमिट्स 1 to 4। 8 टी की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि टी की पावर प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में 1/2 और लिमिट्स 1 to 4 माइनस 12 टी की पावर 3/2 प्लस 1 टी की पावर 5/2 डिनोमिनेटर में 5/2 लिमिट्स 1 to 4। ये 1/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 16 और टी की पावर 1/2 4 से लेकर 1 तक, टी की पावर 1/2 4 डालेंगे आएगा 2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट माइनस 1 डालेंगे आएगा 1 माइनस 12 और ये डिनोमिनेटर में 5/2 है, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 24/5। टी की पावर 5/2 में 4 डालूंगा तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 और 2 की पावर 5 32 माइनस 1 डालूंगा तो आएगा 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 24/5 मल्टीप्लाइड बाई 31 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 664/5। Here we have another problem, integration of 7x by 1 plus x square dx from 0 to 1। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉपर्टी का यूज करना होगा जिसको हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम इंटीग्रेट इसको करने के लिए 1 plus x square को सपोज कर लेंगे u। दोनों तरफ अगर मैं x से डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा du/dx इक्वल टू 2x। इससे मुझे मिल जाएगा dx इक्वल टू du/2x। अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 7x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है u के लिए, यहाँ आ जाएगा u, dx की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ du/2x, du/2x। अब ये वाला x इस वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये 7 और ये 2 ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, 0 to 1 du/u। अब du/u इस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है as we have discussed in the previous video, it is ln x, यानी यहाँ पर x की u है तो it will be ln u, तो ln u और लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 1। अब u ओरिजिनल प्रॉब्लम में था नहीं, u तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो u जो हमने सपोज किया था वापस हमको वो डालना पड़ेगा, तो इट विल बी ln 1 plus x square 0 to 1। अब ये हो जाएगा 7/2, अपर लिमिट डालिए यहाँ पर तो हो जाएगा ln 1 plus 1 square यानी कि 2, तो ln 2 माइनस
लोअर लिमिट डालिए, ln 1 प्लस 0 यानी 1, ln 1 7/2। अब log की प्रॉपर्टी है जो हमने log वाली वीडियोस में डिस्कस कर रखी है कि log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा ln इज नेचुरल लॉगरिथम यानी लॉगरिथम टू द बेस e, ln 2 अपॉन 1 विच इज 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है 7/2 ln 2।